नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को सेट नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले मैं सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें उसे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका ये नियम यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 टर्म एग्जाम होने का पहली बार हो रहा है, ठीक है ना। आप इतना सोच लीजिए कि यदि आपका मॉडल क्वेश्चन 5 सेट निकला है तो उसमें से यदि आपका कहीं कितना भी कम आए तो कम से कम तो 5 से 8 या 10 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक ना। और यदि आपका 5 सेट करने से 5 से 8 क्वेश्चन आधा आ रहा है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल मिस ना करें, इसको अच्छे से और एक्सप्लेनेशन के साथ रटने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो आप जाके पहले मेरा फर्स्ट सेट का जो सॉल्यूशन आंसर है आप उसको देख लें। उसके बाद ये सेट टू का आप देखें, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप जानते हैं इंट्रोडक्शन, तो आप मैंने पहले बता रखा फर्स्ट वीडियो, उसको देख लें, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन आंसर पर आता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, यानी सिंपल सा वो जो फर्स्ट चैप्टर में पूछा था, क्या पूछा था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो वही आपको घुमा फिरा के पूछ रहा है, नहीं क्वेश्चन आपको नया नहीं आएगा। आपको देखिए यदि 1 से 2 सेट कर लें तो आप फिर से तीसरा सेट देखेंगे कि क्वेश्चन वही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो रहा है, ठीक नहीं। तो आप उतना समझ सकते हैं क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो आप उतना तो समझना चाहिए आपको, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि डिटो क्वेश्चन मुश्किल आएगा, ठीक ना। आपको आएगा इस इतना जान लीजिए कि अगर क्वेश्चन अगर घुरा दिया तो आपको कम से कम तो 15 क्वेश्चन आपको सेट से मैच कर जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब डिटो क्वेश्चन 5 से 8 मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा घुमाया हुआ कोई भी 5 से 8 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ इसी से रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर मिल गया, और भी आपको आगे मैं दिखाऊंगा कि जो फर्स्ट सेट से उससे मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप तो फर्स्ट चैप्टर आदि आप किए होंगे, फर्स्ट सेट का देखेंगे तो आप आराम से लगा सकते हैं क्या होता है कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी यह बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। आप वहाँ देखिए सेट 1 में क्या पूछा था कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, और यहाँ पूछती है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप तो जानते हैं कितने 2 नियम होते हैं, तो आप लगा दें टिक। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कि समतल द्वारा देखिए समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। समतल जैसे आप लोग घर में आईना रखते हैं तो क्या आपका समतल दर्पण है, तो आपका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, उसको पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आईने में देख सकते हैं, तो आपका आभासी हो गया। और दूसरी बात कि आप जिस आकार का होते हैं उसी आकार का बनता है, जितना दूर होते हैं उतना ही दूर पर आपको दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन क्या है कि वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या ऑप्शन होगा, आपको तो सिर्फ आभासी और वास्तविक अगर पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन होगा काल्पनिक। काल्पनिक या आभासी एक ही चीज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब जो वाहन होता है, आप जो वाहन यदि आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपका जो गाड़ी में शीशा लगा है, कौन शीशा, जो आप जिससे मतलब पीछे देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पक्ष दृष्टि, ठीक है। उसका किसका उपयोग होता है, तो उसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, क्योंकि उत्तल दर्पण मतलब उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। और वो थोड़ा वस्तु का साइज छोटा बनाता है जिससे कि वो ज़्यादा एरिया कवर कर सके, मतलब ज़्यादा एरिया में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, यानी सिम ये डिट्टो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप इसका किए होंगे। तो कौन सा पदार्थ, आप यह देखिए जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो आप सिंपल से लगा सकते हैं कि क्योंकि लेंस बनाने में तो मिट्टी का कोई काम नहीं है, आधी मिट्टी का आप कभी आप अपना घर में शीशा या फिर दर्पण होगा तो उसमें देखेंगे कि मिट्टी का कोई काम नहीं है, तो आप उसमें ऑप्शन आराम से लगा सकते हैं मिट्टी। और आप 10th में एनसीईआरटी पढ़े भी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब देखिए एक बात ध्यान रखिए, यदि वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा वो क्या होगा, उल्टा, ठीक है। और आभासी होगा, सॉरी, और यदि आभासी होगा तो क्या हो जाएगा, वो सीधा, ठीक है।
तो आपको पूछा है कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक, आप आंसर लगा सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि यदि एफ का मान, यानी आपको फोकस दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, तब आर का मान क्या होगा, यानी आपको फार्मूला यूज करके मान बैठाना, सिंपल सा मान निकालना था। आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। ठीक है, तो आपका आर कितना, सॉरी आपको आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, उधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2f, तो 2 इंटू एफ का मान कितना है 12, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए आगे में और दिखाता हूँ। आगे क्वेश्चन है आपका कि वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, जिससे हम रात के समय में आगे देख सकते हैं, जो मेरा आगे जला जाता है, उसको बोलते हैं अग्रदीप। और पश्चदीश जो मेरा पीछे देखने के लिए, यदि हम गाड़ी जब ड्राइव कर रहे होंगे तो कोई गाड़ी आ रही या फिर कोई मतलब कुछ भी देखने के लिए जब पीछे देखने उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं पश्चदीश। लेकिन आपको पूछा है अग्रदीप, तो अग्रदीप में क्या होता है कि अग्रदीप आपको लाइट को बहुत दूर ले जाना होता है। ठीक ना, तो उसमें आपको अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब अवतल दर्पण का पर वस्तु फोकस पर रखते हैं, ठीक है, फोकस पर, तो जो क्या होता है, ऐसे यहाँ से टकराता है तो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर, यानी कहीं नहीं मिलता, अनंत पर जाके बनता है, यानी बहुत दूर। तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं वाहन के हेडलाइट में। ठीक है, यानी अग्रदीप में। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, यानी अवतल लेंस से आपका उसके सामने वस्तु को रखा है तो उसका प्रतिबिंब, तो आपका तो 5-6 केस आपका आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण में, 6 केस पढ़ेंगे तो 5 केस आप पढ़े होंगे कि आपका प्रतिबिंब इधर ही बनता है, लेकिन एक केस में आपका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो यानी आप क्या बोल सकते हैं कि आभासी एवं सीधा भी बनता है, और का, तो आपका ऑप्शन क्या है कि आभासी व सीधा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। अब यहाँ पर देखिए आपका आदि हो, दोनों ऑप्शन दे रहा था तब दोनों में सही करते, लेकिन यहाँ देखिए आभासी व सीधा, तो एक केस में आभासी व सीधा बनता है, ठीक है ना, उसके बाद 5 केस में आपको वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो आप किस में लगाएंगे, वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि जहाँ तक वही कंडीशन है, एक कंडीशन के लिए आप उसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लगा दें इसमें, सॉरी आपका, हाँ ठीक है, वाह ओ अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है सॉरी, तो आभासी एवं सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया। यदि अवतल दर्पण रहता तब ये केस होता, मगर यहाँ मेरा अवतल लेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कि डायऑप्टर मात्रक है। डायऑप्टर किसका मात्रक है, तो डायऑप्टर मात्रक है आपका लेंस की शक्ति का, यानी क्षमता, पावर। ठीक है, और फोकस दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं, और विभेदन क्षमता वही क्षमता, पावर वही डायऑप्टर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। आप तो फिर भी पहले सेट में भी आप इस तरह का क्वेश्चन बना रखे, तो उसमें बोला था 4 डायोप्टर लेंस की क्षमता, आप यहाँ 2 डायोप्टर दे देते, उसमें क्या दिक्कत है। आप फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर 1/f, आपको f निकालना था, f को वहाँ ले जाएं, f बराबर 1/p। आपको क्षमता कितना दिया 1/2, सॉरी 0.2 दिया तो 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.5। तो क्या हो गया आपका मीटर, 0.5 मीटर में, क्योंकि डायोप्टर आपका क्या है SI मात्रक, तो फोकस दूरी का भी SI मात्रा लेना पड़ेगा। आप इसको सेंटीमीटर में दिया है, इसको 100 से गुना कर दें, 100 से गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आँख के रंगीन भाग को आप पढ़े होंगे मानवता तथा रंग बिरंगा संसार में, कि आँख के, सॉरी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। ठीक है, यदि आप इसके बारे में और भी क्वेश्चन आने मालूम रहते तथा रंग बिरंगे संसार के और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, तो आप उसको देख लें, जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रखा है, बहुत चांसेस है उसका एग्जाम में आने का। ठीक, तो आप बिल्कुल उसको मिस ना करें।
चलिए आगे क्वेश्चन में बताता हूँ कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र के किस भाग का, जैसे ये आपका ये मानव नेत्र है, यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ रहता है, ऐसे कुछ करके ऐसे रहता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना, यही उसका नाम है। तो आपका ऑप्शन क्या है, दृष्टि पटल। तो आप दृष्टि पटल लगा दिए, रेटिना रहेगा तो रेटिना लगा दिए, जो दिया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आपका एक समीकरण दिया है, उसमें पूछ रहा है कि कैसी अभिक्रिया हो रही है। तो आप पहले समीकरण देखिए क्या है कि 2NaHCO3, देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा का फॉर्मूला है, ठीक ना, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो उससे खाने वाला सोडा का है, तो उसका क्या हो रहा है, Na2CO3 + H2 यानी इसको हीट कर रहा है, हीट करने पर क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है, वाटर अलग हो जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जा रहा है आपका टूट रहा है। टूट रहा मतलब क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो आप आराम से लगा दें बी ऑप्शन आंसर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, ठीक ना, यानी संतुलित आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए आप संतुलित में क्या, सबसे पहले धातु सोडियम यहाँ पर कितना है 2, यहाँ 1, ये तो संतुलित नहीं है। दूसरा एल्युमिनियम आपका कितना है 4, यहाँ एल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन 2 दूना 4, यहाँ 3 दूना 6, ये भी संतुलित नहीं है। अगला है यहाँ कॉपर 2, यहाँ कॉपर 1, यहाँ जिंक 1, जिंक 1, कॉपर 2, कॉपर 2, सल्फेट यानी सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है, सब इक्वल है, दोनों राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। इसके लिए मैंने भी एक अच्छे से वीडियो बना रखा है, आपसे देखकर जाकर देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अब फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जिसमें ऑक्सीजन हटेगा, हटेगा यानी माइनस मतलब बोल रहे हैं, तो उसका अपचयन, ठीक है, और जिसमें जुड़ेगा उसका उपचयन, ठीक है। तो आप इसके बाद कुछ ध्यान रखें, तो आप इससे भी बना सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेड ऑक्साइड, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, सिंपल सा लेड बन रहा है, यानी लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन इससे हट रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर Cu ओ होना चाहिए, ठीक ना, Cu2O होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कॉपर में जुड़ रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है क्या कि कौन सा पदार्थ उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, यानी पहले उपचयन था, पहले उपचयन क्या Cu, यानी Cu पहले इसी में है और किसी में नहीं है, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा अपचयन, तो अपचयन किसका हो रहा है, इससे आपका हट रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। आगे आपका है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। जैसे विकृत गंधिता क्या होता है कि जब हम खाद्य पदार्थ को बहुत लंबे समय, खाद्य पदार्थ यानी तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रखते हैं तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। खराब क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन को जुड़ना क्या बोलते हैं, अभी तो मैंने पहले बताया था, क्या बोलते हैं, उपचयन। तो उपचयन हो जाता है, तो आप सिंपल सा यहाँ पर लगा सकते हैं, आंसर क्या है, उपचयन, अपचयन, विस्थापन। तो आप यहाँ पे उपचयन, इसमें कोई टेंशन तो नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि चूने से सफेदी करते समय चूना पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इनमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पे जब किसी अभिक्रिया में आप देखिएगा कि जब चूना डालते होंगे तो चूना की जब तली छूते होंगे, ठीक नहीं, तो नहीं छुए होंगे तब छू के देख लेंगे तो क्या होगा, हीट गर्म हो जाता होगा। तो जिस अभिक्रिया में हीट उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। लेकिन जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है, जैसे आप कभी ग्लूकोज घोरें, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज घोरेंगे तो क्या होगा, कभी कभी छूइएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको गिलास ठंडा महसूस होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें अवशोषण हो रहा है, तो हो गया उसमें शोषीय अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया, ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्मा शोषी संयोजन, ऊष्माक्षेपी संयोजन। तो आपका देखिए आपका चूना होता है CaO, आप इसमें जल में मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका बन जाता है CaOH का होल 2, ठीक है।
यानी ये दोनों जुड़ जा रहा है। तो पहला तो आप जान गए कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, और अभी आप जाने कि इसमें जुड़ रहा है, तो जुड़ मतलब संयोजन, तो ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। ये अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग धूसर रंग हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए यहाँ पे जब आप कॉपर सल्फेट की लोहे की कील, तो लोहे में कील क्या है, तो ये आयरन सल्फेट है, ठीक नहीं, जब इसको सॉरी आयरन सल्फेट नहीं, मतलब आयरन है, ठीक नहीं, जब इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, ये आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये आयरन कॉपर को हटा देता है और बनाता है आयरन सल्फेट, ठीक है, प्लस Cu। तो इस कारण इसका क्या हो रहा है, मतलब इस कारण चेंज हो जाता है, ठीक नहीं, नीला से धूसर यानी भूरा रंग का हो जाता है, ठीक है। तो उस तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देखिए ये इसको विस्थापित करते रहने, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक मतलब नेचुरल सूचक, ठीक है, सिंपल से, तो मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, लिटमस, मिथाइल रेड। तो देखिए यहाँ पे ये सब सारा आपका फिनोल्फथैलीन ये सब मानव द्वारा, लेकिन जो लिटमस है मतलब जो हम लोग बनाते हैं किससे, फूल से, जो मतलब रगड़ कर लिटमस बनाते हैं, वो मेरा क्या प्राकृतिक सूचक था, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने से वह लाल नहीं हो जाएगा। तो आप पहले ये जान लें कि लाल कब होता है, लाल जब होता है जब हम उसको अम्ल में डालते हैं, ठीक नहीं, अम्ल में डालते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और जब उसको क्षारक में डालते हैं तो नीला हो जाता है। तो आप पहचाने कि अम्ल कौन है, तो देखिए यहाँ पे HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CHU डबल ओ यानी एथेनोइक अम्ल, और C2 ग्लूकोज है। तो लाल नहीं हो जाएगा, मतलब लाल नहीं होगा, तो आनी जो क्या होगा, अम्ल नहीं होगा, वो लाल नहीं होगा। तो ये तीनों आपका क्या है, अम्ल है, लेकिन ये आपका अम्ल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, लाल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है, यानी आपका पूछा गया कि किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है। तो आप सिंपल सा देख लें कि जिसमें H2O जुड़ा रहेगा उसमें जल का क्रिस्टलीकरण मतलब जल का कण मौजूद रहेगा। तब इसमें देखिए कोई H2O नहीं, कहीं H2O नहीं, इसमें कहीं नहीं, यानी इसमें, तो आप सिंपल सा लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग होता है, ठीक है ना, अग्निशामक जो हम लोग आग बुझाते हैं उसमें हमारा किसका उपयोग होता है, तो आपका जो हम लोग घर, जब कभी घर वगैरह में आग लग जाता है देखे होंगे, अग्निशामक आपका आग बुझाने के लिए आता है, तो वही पूछा गया कि किस लवण का उपयोग होता है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका जो दो ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, आपका दोनों राइट ऑप्शन है, ठीक ना, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी उपयोग होता है और सोडियम कार्बोनेट का भी उपयोग किया जाता है। तो यदि आपको दोनों ऑप्शन दिया तो किसी एक को टिक करते हैं, और किसी आदि एक ऑप्शन दिया तो आप उसको ही टिक करें, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, यानी आपका इसका दोनों आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता। तो आप एक NCERT में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि अम्ल क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन आयन, और वो हाइड्रोजन आयन तभी उत्पन्न करेगा जब वो क्या होगा कि जब वह वाटर के साथ यानी जल के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपका यहाँ क्या बोल रहा है कि जल की अनुपस्थिति यानी जल उपस्थित नहीं है तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा तो अम्ल अपना गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या आती है कि जल उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं, तो अगर उपस्थित रहेगा तो गुण प्रदर्शित करेगा, अनुपस्थित नहीं रहते, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः इतना है, पदार्थ में कौन अम्लीय है। तो आप देख लें अम्ल, एक मिनट, अम्ल यानी एसिड के लिए होता है 0 से 7, उदासीन यानी उसको बोल सकते हैं उदासीन, चलिए उदासीन लिख देता हूँ, उदासीन का होता है 7, और बेस उसका होता है 7 से 14, ठीक है। तो आपको पूछा है कि ये दिया है 2, 7, 10, 14, इसमें से कौन अम्ल है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको 2 यानी 0 से 7 के बीच 2 आ रहा है, तो वो क्या हो गया आपका अम्ल हो गया। तो आप सिंपल सा ऑप्शन एक क्लिक कर टिक मार दें, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, उसके बाद आपको यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या दिया है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आपको एक चित्र दिया गया, उसमें पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर एक उसको बोलते हैं चाइना डिस्क। चाइना डिस्क यानी एक शीशा का कटोरी है, ठीक है। उसमें क्या रखा है आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl2। उसको क्या किया है, सूर्य के सामने रखा है, ठीक है। यानी कि उसको म्यू से दिखाते हैं, यानी उसका सूर्य के सामने फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है कि जब सूर्य के सामने रखते हैं तो ये दोनों टूट जाता है, यानी Ag अलग और Cl2 अलग हो जाता है, ठीक है। तो एक पूछ रहा है कि कैसे अभिक्रिया है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, टूट रहा है, तो आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार आपका ये फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। अब आगे यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी स्टार्ट होता है, हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन, और सेट 2 का बोले तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। मतलब जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक ना, उसका बाहर निकलना। तो ऑप्शन में क्या, पोषण, तो ये पोषण नहीं होगा। आप क्या करते, पोषण मतलब जो खाना वगैरह उसका पोषण करता है, ठीक है। श्वसन ये भी नहीं होगा। संवहन, ये तो खाना को जो हमारा ले जाता और लाता है उसको संवहन करते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर उत्सर्जन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, उत्सर्जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो हमारा होता है किस में, जो हमारा पेड़ पौधा में होता है प्रकाश संश्लेषण, जिससे हमारा पेड़ पौधा क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। तो उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है, जैसे हम लोग सुने होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और हमको देता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसके टूटने से निकलता है वही आपको बताना है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से ऑक्सीजन बनता है, वही ऑक्सीजन हमको मिलता है, ठीक है, पेड़ पौधों से। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में होता है प्राणी समभोजी पोषण। ये आपको याद रखना है, प्राणी समभोजी पोषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। लार में कौन सा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है, टाइलिन। आगे क्वेश्चन है आपका कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज में विखंडन कहाँ होता है। मतलब आपको ये पूछा कि जो पायरुवेट है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों का विखंडन ऊर्जा में कहाँ होता है। तो जैसे कि आपको ऑप्शन दिए क्या, कोशिका द्रय, फेफड़ा, वायुकुपिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो वह कोशिका द्रव्य में ये जो आप पायरुवेट है वो आपका बनता है, लेकिन विखंडन आपका होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा D नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जो हम लोग जल और खनिज लवण जैसे कि बनता है कहाँ, जल खनिज लवण पत्तियों पर, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, लेकिन उसका संवहन पूरा जड़ वगैरह तना वगैरह में किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका जाइलम ऊतक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है। मतलब कोई भी जो मतलब इस पृथ्वी में जीव वगैरह है वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है। तो सिंपल सा जनन आदि, वो जनन करेगा तभी तो आप उसका क्या बोलते हैं, उसका जो पीढ़ी होगा आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसका आंसर क्या जाएगा, जनन। अगला यहाँ क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, पुनरु। तो आपका देखिए यहाँ पे आप चित्र को देखें तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, पुनरुत्भवन। देखिए तो ये आपका जो चित्र है आपका NCERT में दिया गया है, वहाँ क्लियरली लिखा है पुनरुत्भवन का जनन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन है कि प्राक
का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? जो परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है वो कहलाता है आपका संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? भ्रूण जो मतलब बच्चा होता है वो जब माँ के गर्भाशय में होता है तो उसको पोषण किस भाग से मिलता है? तो उसको पोषण मिलता है ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा से उसको पोषण मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है? ये आपका आ गया ऊर्जा के स्रोत से। इसके लिए मैंने एक अच्छा वीडियो बना रखा है, सेपरेट ऊर्जा जाके देख लें तो उसमें अच्छे से पता हो जाएगा। तो बोला कि एक उत्तम ऊर्जा यानी उत्तम मतलब अच्छा ऊर्जा कौन हो सकता है? वह तेजी से जलता हो, उसमें स्वयं आग लग जाता हो, एक परिधि एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, वह महंगा हो। तो देखिए ये ऑप्शन है, तेजी से जलता हो। तेजी से जलना मतलब इस थोड़ा हम लोग जलने का खतरा हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। स्वयं जले तो स्वयं जले मतलब खुद ही जल जाएगा, तो इससे मतलब फायदा क्या होगा? जहाँ रखें वहीं जल जाएगा, हमको जहाँ जरूरी वहीं ना जलाएंगे, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हुआ महंगा हो, तो महंगा होगा तो कहाँ से ये अच्छा ईंधन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन अधिक कार्य करे। यानी यदि 1 kg कोयला लिए या 1 kg CNG लिए तो उसमें ज़्यादा काम कौन करता है? CNG। तो मेरा CNG क्या हुआ? कोयले से अच्छा ईंधन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होना चाहिए? तो इजी क्वेश्चन है, आपका NCERT में क्लियरली मेंशन है कि कितना 15 किलोमीटर पर आवर मिनिमम, ज़्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए, तब हम एक अच्छा व्यावसायिक तौर पर उपयोग कर सकते हैं, उससे जो बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समय ऊर्जा, समय मतलब जो खत्म हो सकता है, ठीक है, यानी कि सिंपल सा आणविकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, तो सौर ऊर्जा तो खत्म नहीं हो सकता, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला, या फिर समय ऊर्जा जो जीवाश्मी ईंधन जो पहले से उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं समय। तो हो जाएगा बी नंबर कोयला। अगला है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार ये आपका तीनों का हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दें, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ख़राब लगा या फिर कुछ कमी है तब उसे ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं उसकी सुधार कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू।